करते हैं नया टॉपिक। हमारे पास आती है कॉमन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो कंडीशन पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं व्हाट इज कोस्ट्रोकोंड्राइटिस। व्हाट इज कोस्ट्रोकोंड्राइटिस। अब बेसिकली ये है क्या। एक बात से तो हमें पता लग रहा है कि ये किसी कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन है। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कार्टिलेज है जिसकी इन्फ्लेमेशन होती है, हम उसे कहते हैं कोस्टो कार्टिलेज। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं। एक हम कहते हैं या तो आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है कोस्टोकोंड्रल, हम इसके डिस्कस करते हैं अभी। या तो होती है कोस्टोकोंड्रल या होती है हमारे पास क्या कोस्टोस्टर्नल। अब इसके लिए मैं ना एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो मेरे पास ये आया क्या, ये आया है मेरे पास स्टर्नम। ठीक है। स्टर्नम के साथ मेरे पास होती है रिब्स अटैच होती हैं, ऐसे ही है। और इस रिब्स में यहाँ मेरे पास एक कार्टिलेज होता है जिसे हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, ऐसे, जिसके साथ आपकी रिब्स अटैच हुई होती है। तो हम कहते हैं जो कि आपके रिब से, यानी इसे आप कहते हैं ट्रू रिब्स। फाल्स रिब्स कौन सी होती है, जो कि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। ठीक है। देखो ट्रू वाली जो कार्टिलेज है, इन दोनों के पॉइंट को हम कहते हैं कोस्टोकोंड्रल पॉइंट, यानी कोस्टोकोंड्रल। और अगर हमारे पास इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम कहते हैं क्या, कोस्टोकोंड्राइटिस या फिर कोस्टोस्टर्नल। कोस्टोस्टर्नल का मतलब क्या, आपके पास जो रिब्स है उसकी और आपके जो स्टर्नल है उसकी हमारे पास क्या कार्टिलेज हो जाती है, जो कि पॉइंट है। ठीक है। यानी आपकी सेम बात कहता है, दोनों को डिनोट करता है कि आपकी इसे कहते हैं कोस्टोकोंड्राइटिस बिटवीन रिब्स एंड बिटवीन कार्टिलेज, या फिर बिटवीन रिब्स एंड बिटवीन स्टर्नम। तो हम कहते हैं ये आते हैं हमारे पास कंडीशन जिसे हम कहते हैं कोस्टोकोंड्राइटिस। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने बात की कि हमारे पास कोस्टोकोंड्राइटिस होता क्या। हमने कहा ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपके पास जो कार्टिलेज है, जिसे हमने कहा ये हमारे पास कौन सा कार्टिलेज है, इससे हमने कहा दिस इज कॉल्ड कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज और आपकी जो इसकी रिब्स है, जिसे आप ट्रू रिब्स कह रहे हो, इसकी आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसे हम कहते हैं कोस्टोकोंड्राइटिस। ठीक है। अब ये पेशेंट क्या प्रेजेंट लेके आता, बात याद रखना, ये पेशेंट प्रेजेंटेशन लेके आता कि जो है ना प्लूरेटिक चेस्ट पेन है, बहुत ज्यादा शार्प जो है ना वो चेस्ट पेन आ रही है, एक चीज। ठीक है। दूसरी चीज, वो आपके पास थोड़े बहुत सिम्टम्स लेके आएगा कि इसको डिस्फेगिया है। अब डिस्फेगिया क्या मतलब क्या, कि हमारे पास इसोफेगस कंप्रेस है जिसकी वजह से जो स्वेलिंग में मसला आ रहा है। ठीक है। थर्ड नंबर पे जब हम इसकी पाल्पेशन करेंगे तो वहां टेंडरनेस मिलेगी, आपको पेन होगी। तीन बातें याद रखनी है, तीन का ट्रायड लिख लो कि हमारे पास क्या, प्लूरेटिक चेस्ट पेन विद डिस्फेगिया विद टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन। किसका ट्रायड, ये कोस्टोकोंड्राइटिस का। और कोस्टोकोंड्राइटिस होता क्या, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास इस कंडीशन की वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब बात करते हैं कि कोस्टोकोंड्राइटिस की रीजन क्या है। देखो पहली बात, या तो हो सकता है ट्रॉमा हो, ठीक है, उसको ट्रॉमा हो, इंजरी हुई हो, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। या तो कोई iatrogenic प्रोसीजर करवाया। अब iatrogenic प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जो कि गलत हो जाए। यानी अब देखो हम करते क्या है, जब हम जो है ना वो चेस्ट ट्यूब इंसर्ट इंसर्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमने बात की कि हम कोई भी ट्यूब इंसर्ट करते हैं किसी भी हार्ट के वाल्व खोलने के लिए, उसकी वजह से इंजरी हो जाए तो आपके पास कोस्टोकोंड्राइटिस हो सकता है। जैसे मैंने कहा iatrogenic प्रोसीजर, यानी ट्रॉमा हो सकता है, iatrogenic प्रोसीजर हो सकता है, या मोस्ट कॉमनली आपका पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकता है। ठीक है। इस वजह से भी हमारे पास क्या कोस्टोकोंड्राइटिस हो सकता है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन थी जिसमें हमने कहा जो है ना वो कोस्टोकोंड्राइटिस होता क्या, और हमने कहा कि हम पेशेंट जो है वो क्या सिम्टम्स लेके आता है। देखो मैं आपको पैथोलॉजी में एक बात बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज देखनी होती है। आपने सिर्फ जो देखना होता है वो आपने देखना है कि सिम्टम्स क्या है। ठीक है। सिम्टम्स के साथ आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास इसके बाद जो है ना वो काज क्या आ रही है, फिर आपने काज के लिहाज से उसको जो है ना वो ट्रीट करना है। ये हमारे पास कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं कोस्टोकोंड्राइटिस। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारे पास कंडीशन आती है, हम उसे कहते हैं डी क्वारवैन साइनोवाइटस, या हम कहते हैं टीनोसाइनोवाइटस। डी क्वारवैन साइनोवाइटस। अब ये बेसिकली ये कंडीशन होती क्या, देखना। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मेरे पास ये थंब है, और थंब में मैंने कौन से मसल्स पढ़े थे, मैंने कहा था एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस और ओपोनस पोलिसिस ब्रेविस। हमने तीन मसल्स पढ़े थे, आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो अब बेसिकली होता ही है कि अच्छा ये भी मसल, और इसके हमारे पास क्या था, कार्पल टनल में मेरे पास क्या एक्सटेंसर, यहाँ कौन सा था, रेटिकुलम भी पड़ा हुआ था जिसमें हमने कहा था। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो है ना ये है मेरे पास तीन मसल्स, ओपोनस पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एडक्टर पोलिसिस ब्रेविस, या एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे कवरिंग होती है, याद रखना, एक कवरिंग होती है जिसे आप कहते हो एक्सटर्नल रेटिकुलम। ये एक्सटर्नल रेटिकुलम कवरिंग होती क्या बेसिकली, ये कवरिंग ऐसी कवरिंग होती है जिनके नीचे से तीन मसल जा रहे हैं, कौन कौन से, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ओपोनस पोलिसिस ब्रेविस, एडक्टर पोलिसिस ब्रेविस या फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है। आपके पास जो मसल जा रहे होते हैं थंब के, वो इस एक्सटेंसर रेटिकुलम के अंदर से जा रहे होते हैं। ठीक होगा, ये आप लोगों ने बात याद रखी है। अच्छा, आप देखो ये उसके बाद यहाँ पे जो एक्सटेंसर रेटिकुलम है ना, इसके साथ एक ऐसे शीट लगी होती है जिसे आप कहते हो टेंडन शीट,
जो कि आपकी बचाए रखती है। देखो मैं थंब की मूवमेंट करवा रहा हूँ, मैं थंब की जितनी दफा भी मूवमेंट करवाऊं मेरी थंब इंजर्ड नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती? दो वजह से। मसल की वजह नहीं है, कभी भी ये नहीं कहना कि मसल जो है ना वो बचाए रखता है आपको, नहीं, मसल से मूवमेंट करवाता है। बचाए कौन रखता है? आपके पास जो एक्सटेंसर रेटिकुलम शीट है, उसके बाद इसके साथ जो टेंडन शीट लगी हुई है ना, जो मैंने ड्रा की है, ये आपके पास किसी भी स्तंभ को इंजरी होने से बचाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता ही है कि देखो आपके पास ये जो आपके पास टेंडन शीट है, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, वो लिखनी है आपने। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो आपके पास टेंडन शीट है ना, वो हो जाती है रप्चर, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी और रीजन की वजह से टेंडन शीट होगी रप्चर। जब ये टेंडन शीट रप्चर हुई है, तो मैंने क्या कहा था, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक्सटेंसर रेटिकुलम पड़ा हुआ है। इसका मतलब है एक्सटेंसर रेटिकुलम में मसला आएगा। या आप सिंपली ये भी याद रख लो कि जो टेंडन, ये जो टेंडन शीट है, ये जो टेंडन शीट है, ये रप्चर हुई है। ठीक है। अब जो टेंडन शीट रप्चर हुई है, तो क्या आपके ये मसल्स काम करेंगे? आपके पास जो मसल्स हैं ये काम करेंगे। मसल कौन कौन से? एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एडक्टर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास ओपनस पोलिसिस ब्रेविस। क्या ये मसल काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मसल जो है ये किसको सराउंड कर रहा है? टेंडन शीट जो है इन मसल्स को सराउंड कर रही है। ठीक है। और अगर ये टेंडन शीट की आपके पास मसला बनता है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहाँ कोई भी इंफ्लेमेटरी मसला नहीं है, ये नॉन इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, यहाँ कोई इंफ्लेमेशन नहीं हो रही। ठीक है। टेंडन शीट का मतलब वो वीक होगी। अब आपके पास अगर मसल्स वीक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर जारी बात है, आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये काम नहीं करेगा, आपका जो थंब है वो हमारे पास काम नहीं करेगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, फिंकल-स्टेन टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये याद रखना। देखो फिंकल-स्टेन टेस्ट करते हैं, वो कहते हैं क्या है, हम फिंकल-स्टेन टेस्ट करते हैं, हम जो है ना वो देखो, हम इस थंब को इसके अंदर ऐसे करके थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं। जब हम थंब को इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं तो हम कहते हैं कि इसको, उसका जो थंब है वो मूव नहीं होता, पेन उसका महसूस होती है। इसे कहते हैं फिंकल-स्टेन टेस्ट। दोबारा सुनना, देखो मेरी बात। मैंने कहा कि आपके पास जो है ना, ये देखो थंब है ना, थंब है। ठीक है। इसको आपने ऐसे रेडियली जो है ना वो मूव करवाना है। जब आपने रेडियली अंदर की तरफ मूव करवाया और आपने इस तरफ से इस तरह कराया, तो इसे कहते हैं फिंकल-स्टेन टेस्ट। देख रहे हो, इस तरफ से प्रेशर डर रहा है, इस तरफ से फोर्स मिल रही है, इसे आप क्या कह रहे हो? फिंकल-स्टेन टेस्ट। और फिंकल-स्टेन टेस्ट आपके पास यहाँ, जैसे जब भी देखो, मैं दोबारा करता हूँ, देखो ये मेरे पास है। ठीक है। ये क्या? ऐसे मैंने किया फिंकल-स्टेन टेस्ट। अगर आप नॉर्मली करते तो आपको इतनी पेन महसूस नहीं होती, लेकिन हाँ, आपको खींच जरूर महसूस हो रही है, जैसे आपका हाथ जो है ना वो आप खींच रहे हो। ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस हो रही है। लेकिन आपको ये बताऊं कि अगर किसी बंदे को डी क्वार्बन साइनोसाइटिस होगा तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे करने से बहुत सीवियर पेन होगी। इसे कहते हैं फिंगल स्टेन टेस्ट। क्या किया? ये हैंड था, तो इसको अंदर की तरफ करके इसको ऐसे से मूवमेंट करवाने से फिंगल स्टेन टेस्ट जो है वो आपका पॉजिटिव है। ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर। और ये मेनली कहाँ होता है? देखो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स, नहीं देखो न्यू मदर जिसे कहते हैं ना, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी आपके पास ये हो जाता होता है इस वजह से। ठीक है। क्योंकि टेंडन शीट होती है ना वो रप्चर हो जाती है किसी भी वजह से, क्योंकि वीकनेस तो हुई होती है मसल्स में, तो इस वजह से टेंडन शीट रप्चर हो सकती है। तो इस वजह से भी आपके पास क्या है? डी क्वार्बन साइनोवाइटिस हो सकता है। ठीक है। अच्छा आप देखो, इसके लिए हम बात करें, इसके लिए सिम्टम्स क्या आएंगे? पहली बात सिम्टम्स ये आएंगे कि इसका जो है ना वो थिनार मसल जो है ना वो लेस वर्क करेगा, काम जरूर करेगा लेकिन लेस वर्क करेगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे इसकी सेंसेशन बिल्कुल ठीक रहेगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सेंसेशन का मसला नहीं बनेगा, थिनार मसल थोड़ा सा कम कम काम करेगा। उसके बाद क्या होगी? इसको पेन होगी आफ्टर फिंकल स्टेन टेस्ट। ये आपने दो बातें यहाँ से याद रखनी है, थिनार मसल कम काम करेगा और इसको पेन होगी आफ्टर फिंकल स्टेन टेस्ट। तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी, एक हमने कहा व्हाट इज कोस्ट्रोकोंड्राइटिस, ठीक है, जिसमें हमने तीन ट्राइड पढ़ा, जिसे हमने कहा प्लूरेटिक चेस्ट पेन विद डिस्फैगिया विद टेंडरनेस टू पाल्पेशन, यानी आप यहाँ पाल्पेशन करोगे तो उसे पेन होगी। ठीक है। उसके बाद डी क्वार्बन साइनोवाइटिस क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, जहां भी क्वार्बन का वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब है ये पेन है। ठीक हो गया। अच्छा, डी क्वार्बन साइनोवाइटिस जो है ये एक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसमें आपका टेंडन शीट का मसला बनता है, जिसकी वजह से आपके मसल कम काम करते हैं और आपको यहाँ फिंकल स्टेन टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, जो मैंने आपको करके दिखाया। ठीक हो गया। ये थी ये बात। उसके बाद थर्ड हम पढ़ते हैं। थर्ड पढ़ते हैं, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं ये जो है ना आपसे आपके साथ शेयर भी करूंगा इसकी पिक्चर। ये होती है हमारे पास डुपॉइटन कंट्रैक्चर। अब जो डुपॉइटन कंट्रैक्चर है ना, ये बेसिकली हमारे पास कंडीशन क्या है देखना, मैं आपको बताऊं। ये देखो हमारे पास ये पाम है। ठीक है। इस पाम के ऊपर हमारे पास पहले से ये स्किन है। अगर मैं इस स्किन को उतारूंगा ना, इस स्किन के नीचे मेरे पास फेशिया मिलेगा। स्किन के नीचे मेरे पास क्या मिलेगा? फेशिया मिलेगा। अब वो जो फेशिया होगा, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी स्किन आप उतारते हो ना, आपको सबसे पहले नीचे फेशिया मिलता है। तो याद ये रखना कि आपके पास जो फेशिया होता है ना, जब ये जो फेशिया स्ट्रेंथ हो जाता है ना, आपका फेशिया ओवर वर्क है, जिसे कहते हैं फेशिया जो है ना वो ओवर वर्क कर जाता है ना, फिर आपके पास होता क्या है? आपके पास इस फेशिया के ऊपर फाइब्रोब्लास्ट अकुमुलेट हो जाते हैं। मैं इधर दोबारा लिखता हूँ, देखो मैंने क्या कहा
ये जो फेशिया होता है ज्यादा ओवर वर्क की वजह से, या फिर वैसे ही, जरूरी नहीं कि ओवर वर्क हो, लेकिन फेशिया ओवर वर्क होने की वजह से आपके पास फाइब्रोब्लास्ट जो है ना, फाइब्रोब्लास्ट यानी जो फाइब्रस मटेरियल है वो यहाँ अकुमुलेट होने लग जाएगा। ये जब फाइब्रस मटेरियल अकुमुलेट होने लग जाएगा ना, तो आपको इस तरह से पिक्चर नजर आएगी। वो पेशेंट देखो, दोबारा देखो, ये पेशेंट इस तरह का हाथ लेके आएगा। इस तरह का हाथ का मतलब है ये डू बॉयटन कंट्रैक्शन। कभी भी आप इस तरह का हाथ देखो, ये किसी भी और कंडीशन में नहीं मिलेगा। ये ऐसे वाला हाथ सेम एज इट इज, ये सेम कंडीशन होगी, डू बॉयटन कंट्रैक्शन। ये कंडीशन क्या है? आपका मेनली बता रहा हूँ, आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर आपकी मेनली इन्वॉल्व होती है इन डू बॉयटन कंट्रैक्शन। अब हुआ ये है कि आपके पास देखो, इसका फेशिया ठीक है, इसका ठीक है, ये जो हमारे पास बेसिकली ये वाले जो फेशिया लेयर्स है ना, इसका ओवरवर्क होने की वजह से या फिर किसी ट्रॉमा होने की वजह से यहाँ आपके पास फाइब्रोब्लास्ट अकुमुलेट हो गए हैं। जब फाइब्रोब्लास्ट अकुमुलेट हो गए हैं, तो इस वजह से आपके पास जो हैंड है उसकी आपके पास इमेज इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, लेकिन बात याद रखना कि ये ज्यादातर आपके पास जो है ना, वो 45 अबव एज में आपके पास ये दिखाई देता है। 45 50 60 अबव एज में जो है ना, वो डू बॉयटन कंट्रैक्शन दिखता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको बेसिकली क्या देखो, कोस्टोकोंड्राइटिस हमने कहा क्यों हो सकता है? आपका ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। डी क्वाइवेंस साइनोवाइटिस क्यों हो सकता है? आपके पास ये भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। टू पॉइंट कंट्रैक्टर क्यों हो सकता है? एज ओवरवर्क होने की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें आके इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास जो है ना, वो आपके पास टेंडन शीट रप्चर होती है। लेकिन टू पॉइंट कंट्रैक्शन में क्या होता है, आपके पास जो है ना, वो फाइब्रोब्लास्ट अकुमुलेट हो जाते हैं। किसमें? आपके पास किसमें? फेशिया के ऊपर। जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना, वो जो पाल्मर फेशिया, ये हमारे पास डू बॉयटन कंट्रैक्शन की आपके पास इमेज दिखाई देती है, जो मैंने आपको बना के दिखाई है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं याद। देखो, कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज डू बॉयटन कंट्रैक्शन, तो आपने कहना है यहाँ आपके पास जो पाल्मर फेशिया है ना, वो ओवरवर्क होने की वजह से फाइब्रोब्लास्ट अकुमुलेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कोई भी पूछे डी कोएवन साइनोवाइटिस क्या, आपने कहना ये एक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसमें आकर टेंटन शीट जो है ना, वो थंब की रप्चर कर जाती है। उसके बाद कोई पूछे कोस्टोकोंड्राइटिस क्या, आपने कहना कोस्टोस्टर्नल या कोस्टोकोंड्रल रीजन में ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ जो है ना, आपके पास क्या हो जाती है, यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इसका रप्चर हो जाता है, इसकी वजह से हम कहते हैं इसके कोस्टोकोंड्राइटिस। ये आपके पास तीन कंडीशंस थी जो हमने पढ़ी है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड गेंगलियन सिस्ट। ये तो आप बहुत दफा देखोगे। अब ये होता क्या बेसिकली, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब कोई बंदा बॉक्सिंग कर रहा होता है, तो उसके दौरान देखो, आप ज्यादा जोर की जो है ना, वो पाम में इसको हाथ मारते हो। ठीक है, किसी दीवार के साथ भी मारते हो या किसी के साथ पंच आउट करते हो, उसकी वजह से आपके पास यहाँ जो आपके पास जो है ना, वो छोटी सी सिस्ट बन जाती है। वो सिस्ट बेसिकली क्या होती है, वो सिस्ट एक हार्ड होती है, जिसमें आपके पास जो फेशियाज होते हैं वो इसके, वो एक तरफ पे अकुमुलेट हो जाती है। यानी जो फैट होती है, वो जो फेशियाज होते हैं, वो एक तरफ पे अकुमुलेट हो जाती है। अब ये गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है, आपके पास देखो, आपके पास जो है ना, वो फिंगर और आपका जो हाथ की शेप होती है, वो नॉर्मल नहीं रहती। इसमें आपके पास, मैं आपको ये भी आपके पास तस्वीर शेयर करूंगा, जिसमें आपके पास क्या होता है, जो आपके पास ये जो हमारे पास बोन्स होती हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं रहती। इस ऐसे लगा रहा होता है जैसे बोन फ्रैक्चर है, लेकिन बोन फ्रैक्चर नहीं होता, ये गैंग्लियन सिस्ट होती है। ये बड़ी, आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो गैंग्लियन सिस्ट है। कि आप इसको कैसे डायग्नोज करते हो? कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब, बात है कि देखो, मेरा जो है ना, वो ट्रामा हुआ था, या फिर जो है ना, वो मैंने खुद बॉक्सिंग कर रहा था। ठीक है, उस वजह से जो है ना, वो मेरे हाथ में जो है ना, वो बहुत मोटा जो है ना, वो पाल्मर फेशिया ग्रो कर गया। यानी ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज जो है ना, बाहर की तरफ आ गई है। आप देखोगे उसकी हाथ की मूवमेंट ठीक है, आप देखोगे कि नहीं, इसकी बोन्स तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर बोन्स का मसला बनता तो हाथ की मूवमेंट लाजमी डिस्टर्ब होती। तो आप देखोगे कि इसकी जो ग्रोथ है, ये क्या है, तो ये वो होगा गैंग्लियन सिस्ट। आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मेनली मेटाकार्पल या मेटाटार्सल बोन्स में होती है। मेटाटार्सल पांव की, मेटाकार्पल हाथ की। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आपके पास इधर जो है वो मेटाकार्पल या मेटाटार्सल बोन्स में होता है। इसकी मैं आपको इमेज तस्वीर आपके शेयर करूंगा, अब आपको कभी नहीं भूलेंगे। दो कंडीशन, एक डू बॉयटन कंट्रैक्चर की, एक गैंग्लियन सिस्ट की, एक अलग अलग कंडीशन है। इन दोनों की आप लोगों ने जो है ना, वो तस्वीरें अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेनी है। इसको आप डायग्नोस सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के साथ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मैं बताऊंगा, आपको ओरली बता रहा हूँ, तो आप कभी नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं जरूर बताऊँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो है ना, फाइब्रोब्लास्ट एक्युमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से जो है ना, वो मुझे पेन हो रही है, और मेरे हाथ की जो है ना, वो शेप भी चेंज हो गई है, तो ये डू बॉयटन कंट्रैक्चर है। ठीक है, लेकिन आपको जो है ना, वो मेनली कैसे पता लगेगा, वो आपके सामने एक तस्वीर रखेगा, ये क्या है, आप कहोगे ये डू बॉयटन कंट्रैक्शन है। ठीक हो गया, मैं यहाँ दिखा सकता होता, आपको दिखाता भी, लेकिन डू बॉयटन कंट्रैक्चर की ये पिक्चर है। ठीक है, और आगे गैंग्लियन सिस्ट। अब हम पढ़ते हैं पांचवी कंडीशन। देखो, ये जो है जो हमारे पास है ना डिजीजेज, ये बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए आपको जो है पैथो काफी मजे की होती है, लेकिन ये छोटी छोटी कंडीशन होती हैं, डिजीजेज छोटी छोटी होती हैं। आपने इसकी सिर्फ छोटी छोटी बातें देखनी है और आपने इसको क्लियर करना है। देखो, अच्छा, पांचवी हमारे पास क्या है, इलियो टिबियल बैंड सिंड्रोम। अब पहली बात तो इलियो टिबियल बैंड होता क्या, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो,
इलियोटिबियल बैंड में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे पास ये है फीमर, ठीक है, फीमर के बाद मेरे पास ये क्या है, टिबिया है, और दरमियान में क्या पटेला, और ये होता है फिबुला। मैंने कहा था कि आपके पास यहां से एक बैंड स्टार्ट होता है इलिया के रीजन से, फीमर रीजन से, वो आपके पास टिबिया तक आता है, इसी हमने कहा था इलियोटिबियल बैंड। ये आपके पास जो है ना वो वैसे ही प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी मूवमेंट में ना रुकावट नहीं लाता, लेकिन ये लाता है कि बचाए रखता है कि कहीं जो है ना वो आप डिस्टर्ब ना हो या फिर आपका फ्रैक्चर ना हो जाए। तो ये होता है इलियोटिबियल बैंड। अब इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम होता क्या बेसिकली, देखो ज्यादातर जो भागते हैं रनर्स के अंदर, ठीक है, रनर्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, देखो ये जो रीजन होता है ये आपके पास बेसिकली लेटरली प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर इलियोटिबियल बैंड का मसला आएगा तो वो पेशेंट आएगा कि डॉक्टर साहब बात है कि लेटरल लेग की पेन है। अगर लेटरल हिप की पेन होगा तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कल, जिसमें हमने कहा था परसों शायद या कल पढ़ी थी, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था ग्रेटर ट्रोकेंटेरिक पेन सिंड्रोम। वो क्या था, वो क्या ये था कि ओवर यूज ऑफ एबडक्टर मसल्स, ठीक है, जिसमें आपका ग्लूटियस मीडियस या ग्लूटियस मिनिमस आता था। ओवर यूज मसल होने की वजह से आपके पास लेटरल हिप की पेन होती थी, जिसे आप कहते हो ग्रेटर ट्रोकेंटेरिक पेन सिंड्रोम। ऐसे ही हमारे पास इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम आता है, जिसमें आपके पास लेटरल हिप की पेन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई ये कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये आप लोगों ने याद रखना। अब इसमें क्या आएगा, देखो इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम में क्या सिम्टम लेके आएगा, वो क्या डॉक्टर साहब बात है कि पेन है, ठीक है, पेन के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक तो पेन तो लाजमी होगी जहां भी करो, पैरास्थीसियाज होंगे, यानी आपके पास जो है ना वो सेंसेशन इसकी बॉडी इसकी कम होगी, ठीक है। उसके बाद पैरालिसिस हो सकता है। ये आप लोगों ने तीन बातें, ज्यादा पल्सलेसनेस इतना जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन तीन बातें यहाँ पे ट्राई याद रखो, किसका, 3P का, पेन, पैरास्थीसियाज विद पैरालिसिस। आप लोगों ने तीन चीज याद रखनी है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम के अंदर, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या कोस्टोकोंड्राइटिस है, डिक्वायरमेंट साइनोवाइटिस है, डू पॉइंट एंड कंट्रक्चर है, गैंग्लियन सिस्ट है, और इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम बात, वैसे आपको ये बता दूं कि इसके एमसीक्यू बहुत आसान आते हैं। अभी आपको अगर लग रहा है कि बहुत डिजीजेज है, लेकिन इसके एमसीक्यू आसान आते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब एक और, अब हमारे पास और कंडीशन आती है। आपके पास एक कंडीशन पर आता हूँ, प्लांटर फेशियाइटिस। अच्छा अब ये क्या है, बेसिकली वो भी फेशिया, कौन सा फेशिया, पाँव का फेशिया। मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो मेरे पास ये पाँव, ठीक है, ये फुट। अब मैं कहता हूँ कि जो फुट है ना, इसके आप लोग देखना इस रीजन में जिसको आप हील कहते हो, इस रीजन पे जो फेशिया होता है ना वो बहुत हार्ड होता है। ऐसे ही है, मानते हो। इस फिशन का जो ज्यादातर चलने की वजह से ना ये आपके पास जो है ना वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ठीक है, इसमें आपके पास सुराख भी बन जाते हैं, बहुत तंग भी करते हैं। लेकिन आप याद रखना कि आपकी हील रीजन का जो फेशिया होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। इस वजह से हम कहते हैं हील में आपका जो फेशिया है ना वो सुपरफिशियल भी है, डीप भी है, लेकिन साथ थिक फेशिया प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा अब होता क्या बेसिकली, होता यह कि आपके पास इधर आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे आप कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। अब होता यह है कि आपके पास ये जो फेशिया होता है ना ये ग्रो कर जाता है आगे की तरफ। जब ये ग्रो कर जाता है ना आगे की तरफ, तो फिर क्या होता है, आपके पास ये वाला जो हील होती है ना वो वाला जो फेशिया होता है वो लाइट हो जाता है। यानी आपके पास जो हील होती है वो आपके पास फिर थिक नहीं रहती। यानी मैं बता रहा हूँ दोबारा कि आपके पास हील होती है थिक, ठीक है। अगर मैं उस थिक रीजन को निकाल दूं या उस थिक रीजन को आगे की तरफ ले जाऊं, तो इसका मतलब है वहां आपके पास स्पेस कम रह जाएगी, और मेरी हील जो होगी वो तंग बहुत ज्यादा जो है ना वो थिन रह जाएगी, जब चलेंगे तो बहुत पेन होगी। तो हम इसलिए कंडीशन कहते हैं, वैसे तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई है, प्लांटर फेशियाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पास जो फेशिया होता है हील रीजन का, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अब देखो आगे मैंने एक कंडीशन बताई है, क्या हो सकता है रीजन, ये हो सकती है रीजन कि आपका जो फेशिया है वो ग्रो कर गया आगे की तरफ, और आपके पास ये वाली जो पार्ट है ये थिन रह गया। इस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, इसे कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस, ठीक हो गया। ये ज्यादातर आपके पास डांसर्स में होता है या रनर्स में होता है, ठीक हो गया। ये आपके पास सारी रीडिंग है, सारी बात, ठीक है। अच्छा ये आ गया हमारे पास प्लांटर फेशियाइटिस। उसके बाद हमारे पास और क्या है, हमारे पास एक और कंडीशन आती है, हम उसे कहते हैं लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अच्छा अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बुक से भी करवाता हूँ, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ जो सुनो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको अच्छे से करो कि मैंने पढ़ाया क्या। हमने कोस्टोकॉन्ड्राइटिस पढ़ा, उसके बाद डीप वाइटन कंट्रक्चर पढ़ा, गैंग्लियन सिस्ट पढ़ा, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम पढ़ा, उसके बाद हमने जो है ना वो प्लांटर फेशियाइटिस पढ़ा। अब लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, देखो होता ये है, मैं आपको इधर जो है ना वो एक चीज बता देता हूँ। हमारे पास जो है ना ये मेरे पास है ना आर्टरी, उसके बाद क्या आती है कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद आती है वेन, ये और ये मेरे पास है लेग, यानी कोई लिम्ब है, लिम्ब लिम्ब अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है, मैंने लोअर लिम्ब बना दिया, मैंने जो है ना वो लेग बना दिया, ठीक है। अब होता ये है कि मैं जो है ना इस लेग पे प्रेशर डालता हूँ। अब अगर मैं इस लेग पे प्रेशर डालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये जो वीनस, देखो मैं इस लेग पे क्योंकि जारी बात है हमारे पास जब हम देखते हैं ना लेग पे, यानी यहाँ भी देख लो तो आपके पास ये वेन्स नजर आ रही है, आर्टरी नहीं नजर आती। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरे पास लिम्ब है, चलो लेग को छोड़ो, ये मेरे पास लिम्ब है, ठीक है, और ये मेरे पास वेन्स है। मैं इस वेन्स पे प्रेशर डालता हूँ,
मैं अगर इस वेन में प्रेशर डालूंगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या आगे प्रेशर आगे ब्लड जाएगा, यानी आगे सॉरी आगे क्या ना पीछे ब्लड जाएगा, क्योंकि ये वेन है। ठीक है, देखो मैं कहता हूँ कि मैं इस वेन पे जो है वो प्रेशर डालता हूँ। अगर मैं इस वेन पे प्रेशर डालूंगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जितना भी ब्लड होगा वो यहाँ अकुमुलेट होने लग जाएगा। तो मेरे इस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस वेन ने, इस वीनस ब्लड ने वापस जाना होता है, और उसके नतीजे में फिर आर्टेरियल ब्लड ने, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसने आके सप्लाई करना होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको जो है ना वो यहाँ से प्रेशर दबाता हूँ, अगर मैं इसको प्रेशर लगाता हूं तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास एनोक्सिया हो जाएगा। एनोक्सिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एनोक्सिया होगा, देखो मैं कह रहा हूं क्या हुआ लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर डाला लिम्ब में प्रेशर डालने की वजह से मेरे पास वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो आर्टेरियल फ्लो था वो बैक चला गया। आर्टेरियल फ्लो बैक चला गया, जिसकी वजह से आपके पास ऑक्सीजन एब्सेंट हुई, जिस कंडीशन को हमने कहा दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। अब जब एनोक्सिया होता है, अब एनोक्सिया की वजह से क्या होगा, आपके पास नेक्रोसिस हो जाएगी, क्योंकि एनोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन जहां भी कम होता है उस पार्ट की डेथ हो जाएगी, जिसमें नेक्रोसिस कहेंगे। और नेक्रोसिस के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेमडोलाइसिस हो जाएगी। अब जब रेंडोलाइसिस क्या होता है, आपके पास ग्रेप लाइक अपीयरेंस हो जाती है। ये भी आपके पास एक ऐसी कंडीशन होती है, या तो ये आपको कहाँ मिलती है देखना, या तो जहाँ ट्यूमर प्रेजेंट हो, हमने पढ़ा था वेंट्रिकुलर जो ट्यूमर होते हैं ना वहां भी आपके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, या तो ट्यूमर प्रेजेंट हो, वैसे तो ये ग्रेप लाइक अपीयरेंस को कहते हैं रेमडोलाइसिस। यानी हुआ क्या, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये मेरे पास लिंब है, मेरे पास लिंब है और मेरे पास ये वेन आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने इस लिंब में प्रेशर डाला। इस प्रेशर डालने की वजह से मेरे पास क्या हुआ, हमारे पास मेरी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो मेरा आर्टेरियल फ्लो वापस गया, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एनोक्सिया हो गया। एनोक्सिया हो गया, एनोक्सिया की वजह से नेक्रोसिस होगी। इस कंडीशन को हमने कहा हमारे पास क्या हुआ, रेमडोलाइसिस हो गया। और ये कंडीशन कहा लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है अच्छे से, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाकी सारी बुक में लिखी है, आप लोग रीडिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने जरा अच्छे से करनी है कि मैंने कहा क्या। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने ये बात करी है। अब हमारे पास एक और आती है कंडीशन, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये क्या, अब देखो बात कर, देखो इसके नाम से पता लग रहा है कि आपका जो टिबिया है ना, देखो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये मेरे पास फीमर थी, ये मेरे पास टिबिया था। तो टिबिया का ये मीडियल रीजन है, ये लेटरल रीजन है, ऐसे ही। अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि जो मीडियल रीजन थी टिबिया का, उधर आपने स्ट्रेस डाला, उधर आपने क्या की फोर्स लगाई, जिसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इसे हमने कहा मीडियल टिबियल सिंड्रोम। समझ आई बात की? देखो मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, क्या नाम से पता लग रहा है कि आपके टिबिया के मीडियल रीजन में स्ट्रेस होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जिसे हमने कहा मीडियल टिबियल सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम होता है शिन स्प्लिट्स। अब ये पेशेंट क्या कहता है डॉक्टर साहब, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कोई भी पेशेंट आपके पास जहां भी आएगा वो पेन के साथ आएगा। ये नहीं कहेगा कि पेन है ही नहीं है, हाँ कुछ कंडीशन आगे आएगी, लेकिन मेनली 98% जो पेशेंट होंगे वो कहेंगे डॉक्टर साहब आज है कि मेरे जो है ना वो जॉइंट्स की पेन है, लिगामेंट की पेन है, टेंडन की पेन है, शार्प पेन है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि ये कंडीशन कौन सी है। और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में आप कभी ओरली नहीं कह सकते कि देखो ना, मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब बात है कि मेरे जो है ना वो पेन हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ऐसे तो वो पेशेंट कभी नहीं कहेगा ना मेरे लेटरल रीजन है, एंटीरियर रीजन है, तो वो पेशेंट आएगा पास, आप फिर देखोगे। इसलिए मैंने कहा था कि आपको हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा। आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप देखोगे कि वो पेशेंट कहता है, वो कहता है डॉक्टर साहब बात है कि मेरी, उसका आप देखोगे उसकी लेटरल हिप की पेन है। अगर लेटरल हिप की पेन है तो आप देखोगे कि उस लेटरल हिप की पेन को क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटेरिक पेन सिंड्रोम। तो आपको डायग्नोस करना आना चाहिए। समझ आ रही है बात की? मैं आपको इसलिए नहीं कहता बार बार, आपको डायग्नोस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये था हमारे पास ये। और मीडियल टिबियल बैंड सिंड्रोम क्या है, मैंने कहा आपका टिबिया के मीडियल रीजन में स्ट्रेस डाला, ऑब्स्ट्रक्शन हुई, पेन होने लग गई, यानी आपकी जो टिबिया थी। अब एक बार बता दूं कि आपके इधर आपका टिबिया रप्चर नहीं होगा, लेकिन हाँ इस टिबिया वाले रीजन में आपको पेन जरूर महसूस होगी, तो हमने इसे कहा मीडियल टिबियल बैंड सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा ये चीज बात थी। उसके बाद हमारे पास हमने प्लांटर फिशाइटिस पढ़ा। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर। अब देखो टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर क्या है, हमारे पास टेम्पोरल रीजन और मैंडिबुलर रीजन, आपका जो जा होता है, ठीक है, उस रीजन में आपके पास जहां पेन होगी। इसका मतलब है मैं जहां जहां कंडीशन पर है वहां पेन जरूर हो रही है। यानी देखो अगर मैं पीछे जाऊं, मैं कोस्टोकोंड्राइटिस में तो आपको यहाँ पेन हो रही है। डी क्वायरमैन टिनोसाइनोवाइटिस में क्या हो रहा है, आपके पास फिंगर चेन पॉजिटिव है, आपके पास यहाँ पेन हो रही है। डू पॉइटन कंट्रैक्शन में आपके पास वहां फेशिया में पेन हो रही है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। यानी देखो ना, एक पेशेंट आता है ऐसे, आप कहते हो
उंगलियों को ठीक करो, वो कहता है नहीं हो रही। आप ठीक करने की कोशिश करते हो, उसको पेन होती है क्योंकि यहाँ फाइब्रोब्लास्ट अकुमुलेट हुआ हुआ है ना, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद एक पेशेंट आता है गैंग्लियन सिस्ट का, यहाँ सिस्ट है, आप उसको दबा रहे हो बहुत ज्यादा कि ठीक हो जाए, वापस ठीक हो जाए। ठीक है, अपने जो घर में करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पेन हो रही है। इलियोटिबियल बेंच सिंड्रोम में क्या कर रहे हो, आपका वहां यहाँ भी आपके पास पेन हो रही है। ठीक है, लेटरल लेग की पेन है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा प्लांटर fasciitis में भी आपके पास यहाँ हील की पेन है। उसके बाद लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी जारी बात आपकी लिम्ब की पूरी पेन होगी क्योंकि आपके पास नेक्रोसिस हो रही है। और एक बार बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नेक्रोसिस हो जाती है, मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो आपने देखना एक नोट किया होगा, अगर तो हॉस्पिटल में गए हो, हॉस्पिटल में जाओगे तो ना, तो कुछ पेशेंट आते हैं उनके जो पाँव की उंगलियां होती है ना वो ब्लू हुई होती है। ब्लूइश ग्रीनिश जो स्टेज होती है उसे कहते हैं नेक्रोसिस हो रही। और मैं कहा एक बार बता रहा हूँ, वो आपके पास गैंग्रीनस नेक्रोसिस को शो कर रहा होता है। और गैंग्रीनस नेक्रोसिस मेनली डायबिटिक वाले पेशेंट में होती है। और इसके दो वजह होती है, या तो उसका पाँव काट दो वरना वो फैलेगा, या तो अगर काटना नहीं चाह रहे ना और उसकी कंडीशन जो है वो इतनी वर्थ नहीं है, तो आप एंटीबायोटिक से भी ट्रीट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाओ तो ठीक हो जाती है। लेकिन आपके पास मेनली कहा यही होती है कि अगर नेक्रोसिस हो रही है तो आपको वो, और वो भी गैंग्रीनस, तो आपको काटना पड़ेगा। और गैंग्रीनस नेक्रोसिस की क्या डायग्नोज है, बेसिकली नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोसिस ये है कि एक्सीडेंटल डेथ। अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम सेल डेथ, नेक्रोसिस होता है एक्सीडेंटल सेल डेथ। तो मैं कहता हूँ कि अगर नेक्रोसिस हो रही है तो आपने उसका पाँव काटना है, और वो भी मेनली ग्रीनिश और ब्लूइश आपको नजर आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ गैंग्रीन है, और वो मेनली डायबिटिक वाले पेशेंट में नजर आती है। ठीक है, मैंने गैंग्रीनस की बात नहीं की, मैंने सिर्फ नेक्रोसिस की बात की है। ठीक है, अच्छा टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर की बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि यहाँ जो है ना वो आपके पास ज्वाइंट होता है ना, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, जिसे आप कह रहे हो कि आपके पास जो है ना वो जा का और टेम्पोरल रीजन का जो ज्वाइंट होता है ना उसे कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। तो आपके पास इसका मसला बन जाता है, तो आपके जारी बात है, इधर आपके पास क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, आपके पास यहाँ जो है ना वो फेशियल पेन होगी। अब फेशियल पेन क्या है, फेशियल पेन क्या है, ये मेनली ना आपको साइन एक होता है ट्विस्टिक साइन। ठीक है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा इधर, लेकिन बात ये है कि फेशियल पेन ऐसे होगी कि आप जो है ना वो क्लिक करोगे उसके फेस पे। ठीक है, तो उसे जो है ना वो पेन महसूस हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं, उसे हम, इसका हम दूसरा नाम कहते हैं, इसे हम कहते हैं फेशियल पेन, या हम इसके लिए एक दूसरा नाम देते हैं, हम कहते हैं कि आपके पास ट्राइजेमिनल जो नर्व है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें मसला बन जाता है। तो एक और बात यहाँ मैं आप बताता हूँ कि पेशेंट क्या लेके आता है, कहता है डॉक्टर साहब बात यह है कि मेरे स्वालो नहीं हो रही चीज, कोई भी चीज मैं खा रहा हूं, यानी डिस्फेगिया आ रहा है। ठीक है, डिस्फेगिया तो इसोफेगस कंप्रेस होने की वजह से होता है ना, स्वेलो जो है ना वो टेम्पोरो मैंडिबुलर रीजन में स्वेलो नहीं हो रही। दूसरी बात, वो कहेगा च्यू भी नहीं हो रही, च्यू भी नहीं, कोई भी चीज मैं च्यू कर रहा हूँ च्यू भी नहीं हो रही क्योंकि उसका इसका है। उसके बाद थर्ड कहेगा डॉक्टर साहब बात है कि मेरी पेन भी है मेरी चाह में। तो देख रहे हो कि च्यू और स्वेल की हमने कहीं भी कंडीशन में नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने पढ़ा टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसऑर्डर। तो आप लोग देखो, मैं कहता हूँ टेम्पोरो मैंडिबुलर जंक्शन, ये कौन सा जंक्शन होता है जो कि मैंडिबल और टेम्पोरल के दरमियान होता है। तो इसका मतलब है मैंडिबल का काम होता है आपका च्यू करना, टेम्पोरल आपका वैसे रीजन होता है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कंडीशन आएगा, ना तो च्यू होगी चीज, ना तो स्वेलो होगी चीज, और पेन आपको महसूस होगी। तो ये हमारे पास आता है। ठीक हो गया, और ये आपको बता रहे हैं ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन भी होती है, हम साइकेट्री में डिस्कस जरूर करेंगे। एक साइकोलॉजिकल कंडीशन भी होती है जिसमें आपके पास जो है ना वो बार बार जो है ना वो टेम्पोरल मैंडिबुलर जंक्शन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रहा होता, उसको बार बार एंग्री आता है। ठीक है, बार बार उस बंदे को जो है ना वो गुस्सा आता है। ठीक है, मैं यहाँ आपको एक लिस्ट देता हूँ मैंडिबुलर जंक्शन, बंदा जो है ना वो थर्ड नंबर पे उसको ओटेल्जिया होगा। ओटेल्जिया कहते हैं ईयर की पेन को। ठीक है, ईयर का जो प्रॉब्लम है, ईयर की पेन होगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे उसकी जो है ना वो जा की पेन होगी। और जा की पेन, देखो जा की पेन आपको एमआई में भी मिलती है, जैनम में भी मिलती है, लेकिन आपको हमारे पास क्या, हमारे पास कंडीशन आती है हेड सबलक्सेशन। अब ये हमारे पास कंडीशन, मतलब हमारी मेनली कंडीशन आज की खत्म हो गई, लेकिन डिस्कस करें। देखो ये मेरे पास है ह्यूमरस, ये मेरे पास है ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस के बाद मेरे पास यहाँ आती है क्या, अल्नर, और मेरे पास यहाँ आती है क्या, रेडियस। ठीक हो गया, अच्छा एक और बात बताऊं, ये जो हमारे पास अल्नर और जो रेडियस होता है ना, ये आपस में, यानी ये जहां से एक लिगामेंट अटैच होता है, जो कि आपके पास लिगामेंट अटैच होता है, जो कि आपके पास यहाँ से अटैच हो रहे होता है इस तरह से, इसी आप क्या कहते हो, इसी आप कहते हो एन्यूलर लिगामेंट। एन्यूलर लिगामेंट ऐसा लिगामेंट होता है जो कि आपके रेडियस से अटैच होता है और आपके रेडियल के हेड को अपनी जगह पे रोकी रखता है। अगर मेरे पास ये एन्यूलर लिगामेंट डिस्टर्ब होता है तो फिर मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो रेडियल हेड है ना, ये डिसलोकेट कर जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो हम कहते हैं रेडियल हेड सबलैक्सेशन में क्या होगा, आपके पास जो एन्यूलर लिगामेंट है इसका डिस्टर्ब है। मैं आपको इसलिए नहीं कहता कि आप मेन काज की तरफ जाओगे, रीजन क्यों है, कोई भी आपको कहे ना डॉक्टर साहब बात मेरे पेन, तो आपको ये बताओ कि वो पेन क्यों है। समझ आ रही है, देखो रेडियल हेड सबलक्सेशन क्या है, इसमें आपके पास रेडियल हेड से पता लग रहा है, और सबलक्सेशन का मतलब है डिफ्लोक्ट हो रहा है, क्यों, बस यही कंडीशन जो है ना यहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके हमारे पास एक और कंडीशन आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, हम मुझे कहते हैं ओस गुड
सचलेट डिजीज, ओस्गुड सचलेट डिजीज। अच्छा, अब देखो आपके पास, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास, मैंने कहा था कि अगर आपका ओवर यूज हो जाए किसका, हिप के एब्डक्टर मसल का, ग्लूटियस मीडियस का और ग्लूटियस मिनिमस का, उसे हमने कहा था ग्रेटर ट्रोकेंटेरिक पेन सिंड्रोम। और एक बात याद रखना, अगर यहाँ ओवर यूज हो जाता है किसका, क्वाड्राइसेप्स फेमोरस मसल्स का। तो हमने क्वाड्राइसेप्स फेमोरस मसल 4 मसल्स पढ़े हैं, जो मैं आपको बता देता हूं कि हमने कहा था कि रेक्टस फेमोरस पहला मसल है, सेकंड नंबर पे जो मसल आता है वास्टस मेडियालिस आता है, फिर वास्टस लेटरलिस आता है, फिर वास्टस इंटरमेडियालिस, ये 4 मसल आते हैं। तो अगर मैं कहता हूं इन मसल्स का ओवर यूज हो जाता है, हम कहते हैं ओस्गुड सचलेटर डिजीज, ठीक हो गया, या ओस्गुड सचलेटर सिंड्रोम। तो इस वजह से होता क्या, इन मसल्स का ओवर यूज होने की वजह से आपके पास जो टिबियल ट्यूबरसिटी है, टिबियल ट्यूबरसिटी क्या है, आपके पास जो टिबियल आपका पार्ट है वो आपके पास एलिवेट कर जाता है ऊपर की तरफ। अगर आपका टिबियल पार्ट एलिवेट, देखो एक पेशेंट आ रहा है, आप देखते हो कहता है डॉक्टर साहब बात है कि मेरी जो है ना वो छोटी टांग में, जो नीचे वाली टांग है उसमें पेन बहुत ज्यादा है। आप देखोगे कि उस टांग जो है ना वो आपके जो टिबिया है ना वो अपनी जगह पे नहीं है। तो आप देखोगे कि जो टिबिया है ना वो ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो इसका मतलब है टिबिया अगर एलिवेट हो रहा है तो इसका मतलब है दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओस्गुड सिस्टोलेटर डिजीज एंड इट इज ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द क्वाड्राइसेप्स फेमोरस मसल व्हिच आर रेक्टस फेमोरस, वास्टस मेडियालिस, वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस इंटरमेडियलिस। समझ आई बात की, ये आप लोगों ने याद करना है अच्छे से जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना एक कंडीशन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, फिर जो है ना वो देखते हैं आगे करना है कि नहीं। देखो हमारे पास आता है डिवेलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ हिप। अब ये बेसिकली कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं आपको इसे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपके पास एक ऐसी कंडीशन है, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना ये मेरे पास है, सॉरी पेल्विक थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, ये मैंने एक पेल्विक रीजन बनाया है, ठीक है। इस पेल्विक रीजन में मैंने कहा था कि मेरे पास यहाँ एसिटाबुलम होता है और ये मेरे पास जो फेमोरल हेड है ना ये आपके पास इधर अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक ऐसी डिवेलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटी है जिसमें आपका ये जो आपका हिप है, एसिटाबुलम है, आपके इस फीमर की जो इस, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक डिवेलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटी है जिसमें मैंने ये कहा कि मेरे पास ये जो हिप, ये जो कंडीशन होती है, या आपके पास ये देखो ये जो आपकी फीमर बोन होती है ये सही तरह से अंदर एडजस्ट नहीं होती, ये एक डिवेलपमेंटल कंडीशन, ठीक है। अब मैं इसके लिए जो है ना वो एक मैनोवर पढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सुन लेना। पहला आपके पास एक मैनोवर आता है बारलोव्स मैनोवर, एक हमारे पास मैनोवर आता है ओर्टेल्नी मैनोवर या ओटोनली मैनोवर। अब ये होता क्या बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। देखो होता ये है कि हम एक मैनोवर परफॉर्म करते हैं बच्चे का, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। वो कहता है डॉक्टर साहब बात है कि ना, आप देखते क्या हो, आप देखते ही हो कि वो कहता है डॉक्टर साहब बात है कि ना इसको ना जो है ना वो सही तरह चल नहीं पा रहा। आप क्या करते हो, आप ना इसकी इसकी जो फीमर, ये जो मैंने यहाँ से देख रहे हो, मैंने इसकी फीमर बोन जो है यानी इसकी लेग को मैंने पकड़ा और मैंने इस तरफ से रोटेट किया। जब मैं इस लेग को एबडक्ट करूंगा, जब मैं इस लेग को एबडक्ट करूंगा तो ये जो फीमर होगी ये इस जगह से बाहर आ जाएगी। दोबारा सुनना मेरी बात, क्या किया, ये पेशेंट है बिल्कुल ठीक है, आया है बच्चा है, इस लेग को पकड़ा, इस लेग को पकड़ के एबडक्ट किया। जब इस लेग को पकड़ के एबडक्ट किया तो ये जो फीमर का हेड है ये इस पार्ट से, इस इशियो प्यूबस ड्यूमस से बाहर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे दिस मैनोवर इज कॉल्ड बारलोव्स मैनोवर। फिर क्या करेंगे, फिर डॉक्टर जो है ना वो दोबारा से उस लेग को जो अबडक्ट की हुई है उसको दोबारा अंदर की तरफ करेगा, तो वापस से जो आपका फीमर का हेड है वो अंदर चला जाएगा। इसे कहते हैं ओर्टेल्नी मैनोवर। बारलोव्स और ओर्टेल्नी मैनोवर आप करते क्यों हो, ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ द हिप। समझ आ रही बात की, क्या किया आपने, आपने इस लेग को पकड़ा और एबडक्ट किया। अगर लेग को एबडक्ट करने से आपकी जो हिप से आपका ये जो रीजन है, आपका फीमर रीजन है, ये बाहर आ जाता है, इसे कहते हैं बारलोव मैनोवर। और दोबारा आप एडक्ट करते हो तो अंदर चला जाता है, ये ओर्टेल्नी मैनोवर। और ये आप परफॉर्म करते हो, टेस्ट करते हो जिसको डायग्नोस करने के लिए कि इसको डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ द हिप है कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना मैं बुक की तरफ आता हूँ जरा, फिर जरा आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा व्हाट इज कोस्टोकोंड्राइटिस। आप लोगों ने याद क्या रखना है, आप लोगों ने याद ये रखना है ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है। सुनना दोबारा, ये लेक्चर पूरा जो है ना वो ना सुनो, ये एंड वाली पार्ट जरूर सुन लेना जब मैं बताने लगा।
कोस्टोकोंड्राइटिस क्या है? मैंने कहा कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि कोस्टोकोंड्रल और कोस्टोस्टेनोल की वजह से होती है, जंक्शन की वजह से, ठीक है। पेशेंट आता है पोलोरेटिक चेस्ट पेन के साथ और टेंडरनेस के साथ और डिस्फेक्सिया के साथ, बात खत्म। अच्छा बस इतना। डिक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस क्या, ये हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका फिंगल स्टेन टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें मसला क्या होता है, इसमें आपके पास ये जो देखो यहाँ बनाया हुआ है, आपके पास ये एक्सटर्नल रेटिकुलम है और ये हमारे पास एक होती है जिसे हम कहते हैं टेंडन शीट। तो आपके टेंडन शीट का मसला बन जाता है। ये था क्या, डिक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस बस। और इधर आपके टेस्ट क्या, फिंगल स्टेन टेस्ट पॉजिटिव। इसके अलावा कोई नहीं कुछ पूछता। ड्यूपाइटन कंट्रैक्चर क्या है, इसमें फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है, तो आपके पास ये इस तरह की इमेज आपके पास शो होती है। उसके बाद गैंग्लियन सिस्ट क्या है, ये एक फ्लूइड फील्ड स्वेलिंग है जो कि आपके पास टेंडन शीट के ऊपर बन जाती है इस तरफ, ठीक है। इस रीजन में नहीं कभी गैंग्लियन सिस्ट आती, इस रीजन में आती है, ठीक है। पाल्मर रीजन पे नहीं आती, ठीक हो गया। अच्छा, या प्लांटर रीजन पे नहीं आती। ये आगे हमारे पास। उसके बाद क्या, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। मैंने क्या कहा था, इलियो और टिबिया के दरमियान एक बैंड होता है, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। ज्यादातर रनिंग की वजह से आपके पास ये डिस्टर्ब हो जाता है, बात खत्म। लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या, मैंने कहा लिम्ब को प्रेस किया, जब लिम्ब को प्रेस किया तो वीनस थी। देखो लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है, मैंने लिम्ब को कंप्रेस किया तो वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपका आर्टेरियल O2 कम हो, जिससे का एनोक्सिया हो गया, नेक्रोसिस और रेमटोलाइसिस हो, बात खत्म। उसके बाद क्या, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, ये इसको आप शिन, ये याद रखना है कि मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम को आप शिन स्प्लिंट भी कहते हो, ठीक हो गया। उसके बाद देखो, इसके बाद हमने ये कहा, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास है क्या, आपके पास प्रेशर डाला जिसकी वजह से जो टिबिया थी उसमें थोड़ा स्ट्रेस हुआ और आपके पास पेशेंट आएगा टिबिया की किसके साथ, आपके पास पेन के साथ। प्लांटर फिशियाइटिस क्या क्या है, मैंने कहा जो आपके पास ये रीजन है, देखो ये मेरे पास है पाँव, ठीक है। ये जो आपके पास ये रीजन है, हील रीजन है, इसमें आपके पास थिक फेशिया प्रेजेंट होता है, ये आपके पास मूव कर जाता है आगे की तरफ, जिसे आप कहते हैं प्लांटर फिशियाइटिस, या इसकी इन्फ्लेमेशन होती है जिसे कहते हैं प्लांटर फिशियाइटिस, बात खत्म। टेम्पोरोमैंडिबुलर जंक्शन क्या, एक ऐसा जंक्शन है जो कि टेम्पोरल और मैंडिबुलर में होता है। और यहाँ ये याद रखना है कि पेशेंट, मैंने आपको क्या कहा, स्वेलिंग में मसला होगा, च्यू में मसला होगा और टेल्जियाज होंगे, ठीक हो गया। और आप लोगों ने याद रखना। और ये पेशेंट क्या हो सकता है साइकोलॉजिकल मसला हो इस बंदे को, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्राइजेमिनल पेन हो सकती है इस बंदे को, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या कहा, व्हाट इज रेडियल हेड सबलक्सेशन, हमने कहा ये होता क्यों है इसको आप, हाँ ये बात याद रखना, इसको आप नर्थ मेड एल्बो भी कहते हो, ठीक है। उसके बाद ये होता ही है कि आपके पास ये लेस देन 5 ईयर ओल्ड में होता है और एन्यूलर लिगामेंट की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद ओस्गुड स्लेंडर डिसीज क्या, ओवर, मैंने लिखी भी है लाइन, ओवर यूज ऑफ द क्वाड्राइप्स फेमोरस मसल, जो कि आपके पास 4 मसल्स हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। रेक्टस फेमोरस, वासा मेडियालिस, बाकी वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास क्या आता है, पटेलो फेमोरल सिंड्रोम। ये सुनो होता क्या, आपके पास जो पटेला, पटेला क्या है, आपके पास पटेला नी को कहते हैं, नी और जो फीमर है, ठीक है, उसके दरमियान आपके पास जब स्ट्रेस होता है उसे कहते हैं पटेलो फेमोरल सिंड्रोम, बात खत्म, ठीक है। आपके पास देखो ज्यादा ओवर यूज की वजह से, रनर्स की वजह से, डस्टिंग की वजह से ओवर यूज होते हैं, उस वजह से आपका जो पटेला है वो ओवर यूज होता है, उसे कहते हैं पटेलो फेमोरल सिंड्रोम, ठीक है। अब ये जो आपके पास ज्यादातर फीमेल जो एथलीट्स होती है उसमें होता है, ठीक है। और एंटीरियर नी की पेन के साथ आता है, तो इधर मैं ये चीज लिखता हूँ कि ये पेशेंट आएगा किसके साथ, एंटीरियर नी की पेन के साथ, समझ आ रही है बात की, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ द हिप, ठीक है। अच्छा, अब डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ द हिप क्या है, मैंने कहा कि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बात बताई है कि जो एक एब्नॉर्मलिटी है जिसमें आपका जो एसिटाबुलम होता है वो सही तरह से डेवलप नहीं होता, तो आपका जो हिप, जो आपका फीमर हेड होता है वो कभी बाहर निकल आता है, कभी अंदर चला जाता है, ठीक है। अब इसकी एक लाइन लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट, इज ब्रीच प्रेजेंटेशन, रिस्क फैक्टर इज ब्रीच। देखो सुनना बात, बेसिकली क्या बात है, हमारे पास एक ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है जो कि जब आप ओप्स पढ़ोगे ना या गायनी पढ़ोगे ना तब ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली ओब्स्टेटिक्स में ही आती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होती है, होती है कि आप देखते हो कि क्या जो पेशेंट है, जो फीटस है, वो फीमेल की बॉडी में किस तरह से प्रेजेंट है। मैं आपको बता देता हूँ 3 तरह से ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। पहली कि या तो उसका जो हिप है, या तो उसका जो हिप है वो फ्लेक्स है और नी उसका एक्सटेंड है, यानी ये हम देख रहे हैं कहाँ, ये हम देख रहे हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, फीटस पीरियड में देख रहे हैं, या तो उसका जो हिप फ्लेक्स है, नी एक्सटेंड है, पहली चीज। या तो उसके जो पाँव है, जो फुट है, वो एक्सटर्नली बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, या तो आपके पास हिप और नी दोनों फ्लेक्स है। तो ये 3 कंडीशन जो होते हैं ना वे ब्रीच प्रेजेंटेशन में आते हैं, इसको हम डिटेल से ऑब्स्टेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आके आती है ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से भी आपके पास जो है ना, ये आपके पास डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज आती है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ द हिप, ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया कौन सा मनोवर आता है, ओटेनली और बार्लोफ्स मनोवर आता है। हाँ, एक बात आपको यहाँ लिखी भी है, बता भी देता हूँ कि आपके पास जो है ना वो एक्सरे आपने कभी परफॉर्म नहीं करना, आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, क्योंकि आपने कोई भी रेडिएशन प्रोसीजर ना तो गायनी में ना तो आपने पेडियाट्रिक्स में, बच्चों में आपने परफॉर्म नहीं करना होता 4 से 6 साल के, 4 से 6 मंथ की ओल्ड में। वैसे तो बेसिकली कहते हैं कि 2 साल तक जो है ना वो एक्सरे परफॉर्म ना करो, लेकिन किया जाता है,
ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मेनली किया रहा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है लेग काल्वी परथिस डिसीज। अब ये क्या, ये मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें आपकी जो फीमर थी ना, फीमर वो ए वास्कुलराइज हो जाती थी, यानी फीमर की जितनी भी वेसल थी ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम कहते थे ए वास्कुलर फीमर, या आप कहते थे ए वास्कुलर नेक्रोसिस। उस कंडीशन को कहते हैं लेग काल्वे परथिस डिसीज। ये सेम कंडीशन है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फीमर होती है उसकी हेड जो होता है उसमें जो आर्टरीज होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो फीमर है वो डिसलोकेट कर जाती है, या तो आपके पास जो एसिटाबुलम है उससे बाहर आ जाती है। तो पेशेंट क्या लेके आती है, कहती है डॉक्टर साहब बाद में जो बच्चा है, ठीक है, इसकी जो वो पेन हो रही है, ठीक है, रोता बहुत है, और जब आप देखोगे देखोगे कि उसके जो आपके पास फीमर है वो डिसलोकेट की होगी, अपनी जगह पे नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस कंडीशन को इसके साथ इस वजह से आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपके पास ये वाली जो कंडीशन है ये एक डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी नहीं है। इसमें आप मैनोवर चेक करते हो, जैसे हमने कहा था बार्लोव्स मैनोवर या ओर्टेली मैनोवर, इसमें आप कोई भी मैनोवर चेक नहीं करते। ऐसे ही सेम एक कंडीशन आती है स्लिप्ड कैपिटल हमारे पास फेमोरल एपिफिस। अब क्या होता है, ये भी आपके पास क्या कंडीशन है, देखो इसमें आपके पास जो फीमर होता है, ठीक है, ये आपके पास डिसलोकेट कर जाती है। ये देखो मैंने ये बात इसके लिए एक ही बात कहता हूँ कि आपके पास जो फीमर है, देखो ये मेरे पास है फीमर, मैं सिर्फ जो है ना वो फीमर बनाई है। इस फीमर में ये मेरे पास ग्रोथ प्लेट है जिसे मैंने कहा एपिफिजियल प्लेट। अब जो एपिफिजियल जो ग्रोथ प्लेट है इसकी एब्नॉर्मेलिटी हो जाएगी। अगर मेरे पास जो एपिफिजियल, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो यहाँ कहता है कि हमारे पास क्लासिकली प्रेजेंटेशन इन ओबीस यंग फीमेल। हमारे पास देखो एपिफिजियल जो ग्रोथ प्लेट है ये डैमेज क्यों होती है, क्योंकि ज्यादातर जो ओबीस फीमेल है, ठीक है, उसकी वजह से जो बच्चा होता है उसकी एपिफिजियल प्लेट जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से जो बच्चे की हाइट है वो हमारे पास कम रहती है, क्योंकि हमारे पास एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट कम है, इसकी वजह से जो हाइट है वो कम होती है। यानी दो प्रेजेंटेशन लेके आएगा, एक प्रेजेंटेशन लेके आएगा क्या कि एपिफिजियल प्लेट जो ग्रोथ प्लेट है वो डैमेज है, ठीक है, या तो बनी नहीं है। सेकंड नंबर पे वो क्या प्रेजेंटेशन लेके आएगा कि डॉक्टर साहब बात यह है कि इसकी जो है ना वो हमारे पास जो फीमर है वो डिसलोकेट की हुई है। तो हमने तीन कंडीशन पर, ये तीनों कंडीशन फीमर की डिसलोकेशन के साथ ही है, लेकिन इन तीनों में अलग अलग चीजें हैं। यानी इसमें आका जो फीमर है ये भी डिसलोकेट है, लेकिन इसके साथ ग्रोथ प्लेट नहीं बनती। इसमें आका फीमर डिसलोकेट है क्योंकि ए वास्कुलर नेक्रोसिस है। इसमें आपका फीमर डिसलोकेट है क्योंकि पार्लोव्स और ओल्टनली मैनोवर परफॉर्म करके पता लगता है कि इसे डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो है ना आपने कंडीशन अच्छे से देखनी है जो मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, अदर एब्नॉर्मलिटीज जो है ना ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो किसी का तो काइंडली बता दें।